हे एवरीवन एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेल डेथ। अभी सेल की डेथ तीन तरीके से होती है, तो नेक्रोसिस होता है या फिर ऑटोफैजी होता है या फिर एपोप्टोसिस होता है। नेक्रोसिस का मतलब है कि एक्सीडेंटल डेथ हो गई या फिर इंजरी या फिर डैमेज। एक्सीडेंटल डेथ अगर हो गई सेल की तो वो नेक्रोसिस होता है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है। क्यों होता है? ताकि मेंटेन कर सकें टिश्यू के बैलेंस को। डेड सेल को रिमूव करते हैं क्योंकि प्रोग्राम होता है, तो जहां जरूरत होगी वहीं पे होगा। जैसे कि मेटामॉर्फोसिस में डीएनए डैमेज अगर हो गया है तो उस सेल को फिर प्रोग्राम सेल डेथ करवाएंगे। देन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, तो उनका भी एपोप्टोसिस होगा। देन मॉर्फोजेनेसिस में भी। देन देयर इज ऑटोफैजी। ऑटोफैजी में क्या होता है, ऑटोफैगोसाइटोसिस, सेल्फ सेल डिस्ट्रैक्ट डैमेज ऑर्गेनल्स। इसमें सेल नहीं मरती है, बट हाँ जो डैमेज्ड ऑर्गेनल्स रहते हैं ना वो मरते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ, ईआर डैमेज है, पेरोक्सिसोम्स डैमेज है, देन एग्रीगेटेड अनफोल्डेड एंड मिसफोल्डेड प्रोटीन्स अगर है तो ऑटोफेजी हो जाएगी। लेट्स सी कि नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में डिफरेंस क्या है। नेक्रोसिस में क्या होता है कि सेल की स्वेलिंग होती है। देखो छोटा सा सेल है, सेल स्वेल करता है, एंड स्वेल करने के बाद उसमें जो लाइसोसोम होती है, लाइसोसोम की लीकेज हो जाती है, और लीकेज होने के बाद सेल जो है वो डिस्टर्ब कर जाता है, सेल बर्स्ट हो जाती है। तो नेक्रोसिस का मतलब होता है सेलुलर स्वेलिंग। अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में दिया हुआ कि सेलुलर स्वेलिंग होकर के सेल की डेथ हुई है तो उसमें नेक्रोसिस में हुआ है। लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, मेम्ब्रेन जो है वो लॉस होती है। ऑर्गेनल स्वेलिंग होती है। लाइसोसोम जो है वो लीक करता है, रैंडम डीएनए डिग्रेडेशन जिसकी वजह से हो जाता है, एंड सेल बर्स्ट करती है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होती है। नेक्रोसिस में स्वेलिंग होती है सेल की, देखो सेल बढ़ रहा है, स्वेलिंग होती है, एंड देन सेल बर्स्ट कर जाती है क्योंकि लाइसोसोम की लीकेज होती है। लेकिन एपोप्टोसिस में क्या होता है कि सेल जो है वो श्रिंक करती है और मेम्ब्रेन की ब्लबिंग होती है। देखो ऐसा 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 जो फॉर्मेशन हुआ है इसको ब्लबिंग कहते हैं, मतलब उसकी शेप में चेंज आना। तो ये सेल है, इसमें मेम्ब्रेन की ब्लबिंग हुई है, सेल का शेप थोड़ा चेंज हुआ है, ऑल्टर हुआ है, और एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्मेशन होती है इसी में से, इसी सेल से एपोप्टोटिक बॉडीज, जो चार छोटे सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये एपोप्टोटिक बॉडीज हैं, ये फॉर्म होती है। एंड देन इन सारे एपोप्टोटिक बॉडीज को फैगोसाइटोसिस होकर के उसका फाइगोसाइटोसिस होता है, एंड इस तरह से एपोप्टोसिस होती है। लेट्स टॉक अबाउट एपोप्टोसिस फर्स्ट। प्रोग्राम सेल डेथ होती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकर होता है एपोप्टोटिक सेल्स। अभी हमने पढ़ा ना कि कैसे सेल जो श्रिंक करती है, मेम्ब्रेन की ब्लबिंग होती है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन भी होता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी का ढांचा जो है वो कैरी करके रखता है। अगर उसमें मॉडिफिकेशन होगी तभी सेल की या फिर मेम्ब्रेन की ब्लबिंग हो सकती है। डिग्रेडेशन होता है गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन्स का। डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डीएनए फ्रेगमेंटेड होते हैं। डिटेक्शन ऑफ अपोप्टोटिक सेल्स, कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो देखो पीएस होता है, दैट इज फॉस्फेटाइल सेरीन। ये जो है ना, ये सेल्स के अंदर लाई करता होता है। नेगेटिव, अगर इन नॉर्मल सेल्स में नेगेटिवली चार्ज होता है, ये फॉस्फोलिपिड इसको कहते हैं। पीएस होता क्या है बेसिकली, तो पीएस इज नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड। तो नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड जो है इन नॉर्मल सेल्स, ये बिल्कुल अंदर की तरफ लोकेटेड होता है, दैट इज पीएस इज लोकेटेड इनर लीफलेट ऑफ लिपिड बाइलेयर। लेकिन अगर एपोप्टोटिक सेल्स हो गए तो ये जो है वो फ्लिप कर जाता है आउटसाइड की तरफ, तो ये बाहर की तरफ हो जाएंगे। तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एपोप्टोटिक सेल है, कौन सा है और कहाँ है। तो अगर पीएस आउटसाइड की तरफ फ्लिप करता है तो इसका मतलब है कि सेल जो है वो एपोप्टोटिक है। और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि सेल्स एपोप्टोटिक हैं या नहीं है? तो यूज ऑफ अफिनिटी मॉलिक्यूल्स। एक एनेक्सिन 5 होती है अफिनिटी मॉलिक्यूल्स, इसकी अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है पीएस से। स्पेसिफिकली बाइंड पीएस ऑन आउटर साइड। अब ये तभी बाइंड करेगा ना जब पीएस आउटर साइड की तरफ होगा। देखो नॉर्मल सेल है तो इसमें पीएस अंदर की तरफ है, तो यहाँ एनेक्सिन 5 बाइंड नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही पीएस फ्लिप्स आउटसाइड, अगर बाहर की तरफ पीएस आ चुका है, एपोप्टोटिक सेल है, तो वहां पे अगर हम एनेक्सिन 5 देते हैं ना तो वो बाइंड कर जाता है, राइट। क्योंकि इसकी जो कह सकते हैं कि जो अफिनिटी है वो पीएस से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एफआईटीसी और एनेक्सिन 5 को हम ऐड करेंगे, एंड देन वो फॉस्फेटाइल सेरीन से, मतलब पीएस से बाइंड कर जाता है, और इससे हम पता लगा सकते हैं। और पता है ये क्या आता है, एफआईटीसी क्या है, ये फ्लोरेसेंस शो करता है। तो फ्लोरेसेंस वाला मॉलिक्यूल अगर आप इसमें डाल देते हैं तो अगर फ्लोरेसेंस हो रहा है, इसका मतलब है
कि अफिनिटी कहीं ना कहीं पीएच से हुई है, और अफिनिटी हुई है इसका मतलब है कि वो सेल अपोप्टोटिक है। लेकिन अगर कोई फ्लोरेसेंस नहीं हो रहा है, एफआईटीसी में दिया है फ्लोरेसेंस के लिए ही, लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल सेल्स है। हाई फ्लोरेसेंस तब होगा जब अपोप्टोटिक सेल्स होगी। फॉस्फेटिडाइल सीरीन, पीएस एक्ट्स एज ईटमी सिग्नल। एक और चीज होती है यहाँ पे कि जो पीएस है ना वो सेल के बाहर अगर थोड़ा सा भी है तो वो ईटमी सिग्नल का एक साइन देती है, तो जिसकी वजह से सेल जो है सेल का फैगोसाइटोसिस हो जाता है। फैगोसाइटिक सेल्स रिकॉग्नाइज पीएस ऑन एपोप्टोटिक सेल्स। अपोप्टोटिक सेल्स पे अगर पीएस है तो फैगोसाइटिक सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करता है, एंड फैगोसाइटिक सेल्स डू फैगोसाइटोसिस एट द अपोप्टोटिक सेल्स। अगर कहीं से भी पीएस जो है वो सेल के बाहर जैसे निकला हुआ है तो उसका फैगोसाइटोसिस करवाना होता है। देन देयर इज डीएनए फ्रेगमेंटेशन। अभी देखो एक और भी मेथड है, सेकंड है ये मेथड, कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि सेल एपोप्टोटिक है या नहीं है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स अगर बहुत ज्यादा होंगे ना तो इसका मतलब है कि वो सेल एपोप्टोटिक है। मतलब हमने पीछे पढ़ा था ना कि डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें एपोप्टोटिक सेल्स में, तो जैसे ही डीएनए फ्रेगमेंटेशन हुआ इसका मतलब एपोप्टोटिक सेल है वहां पे। लेकिन इसको भी हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे, क्यों और एवरीथिंग। तो एगैरो सेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। इसमें नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, डीएनए इंटैक्ट होती है, ठीक है। आई कैट जो है वो इनहिबिटर ऑफ डीएनएज है, ठीक है। ये इनहिबिट करता है डीएनए को, मतलब डीएनए इंडोन्यूक्लियोसिस को, मतलब काटने नहीं देता है डीएनए को। डीएनए इंडोन्यूक्लियोस क्या करता है, डीएनए को कट करता है। तो आई कैट जो है वो इनहिबिट करता है डीएनए को। अभी आई कैट अगर सेल में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है कि डीएनए का जो ब्रेकडाउन नहीं होगा, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। आई कैट क्या करता है, इनहिबिट करता है डीएनए को। आई कैट का फुल फॉर्म इनहिबिटर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए को क्या करता है, इनहिबिट करता है। लेकिन अपोप्टोटिक सेल्स में क्या होता है कि कैस्पेज जो है ना वो एक्टिवेट कर देता है आई कैट को। अभी आई कैट को इनहिबिट कर देता है। कैस्पेज कैस्पेज अगर एपोप्टोटिक सेल्स में और कैस्पेज आ गए ना तो वो इनहिबिट कर देता है आई कैट को, ठीक है। अभी अगर आई कैट नहीं होंगे तो आई कैट ही तो इनहिबिट करता था डीएनए को, आई कैट को हमने यहाँ से हटा दिया तो अब क्या होगा, डीएनए की एक्टिविटी नहीं रहेगी, मतलब डीएनए न्यूक्लियोस को इनहिबिट नहीं कर रहा होगा, तो अब डीएनए की एक्टिवेशन होगी जिसकी वजह से डीएनए फ्रेगमेंटेशन होगा। एंड क्लीव करता है डीएनए को एट लिंकर रीजन्स के पास उसको क्लीव करता है। ऑल साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्मेशन होता है। ये पिक्चर आप क्लियरली देखो। नॉर्मल सेल में क्या होता है, एक सिंगल बैंड है, लेकिन अपोप्टोटिक सेल डीएनए में कितने बैंड्स होते हैं, बहुत सारे, लाइक लोड और सी यू कैन सी। ऑल साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट। तो बहुत सारे अगर डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है क्वेश्चन में, अगर कोई भी लाइन दी हुई है कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो एपोप्टोटिक सेल्स ही होगा, और अगर एक से सिंगल बैंड है तो वो नॉर्मल सेल होगा। देन टॉक अबाउट द टनल टेक्निक। टनल का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल डीऑक्सी यू न्यूक्लियोटाइड एंड लेबलिंग। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो यू न्यूक्लियोटाइड है उसको 3' के पास हम लेबलिंग करते हैं और बहुत सारी यू ऐसे करके ऐड हो जाते हैं। तो अगर वहां ऐड हो रहा है और वो भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होता है तो यूज ऑफ टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफेरेजेस, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एट 3' साइड इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इसको कोई टेम्पलेट भी नहीं चाहिए होता है। हमने जनरली देखा है कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है या फिर कोई भी न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड होता है तो वो डीएनए डिपेंडेंट मैनर में होता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए इंडिपेंडेंट मैनर में, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में एडिशन ऑफ यू न्यूक्लियोटाइड्स होता है। देखो ये है सेल। नॉर्मल सेल्स में और एपोप्टोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होगा, तो नो एडिशन ऑफ रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड। कोई भी टीबीटी और डीयूपीटी हम ऐड करेंगे, कोई भी एडिशन ऑफ रेडियो लेबल्ड यू न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा नॉर्मल सेल्स में। लेकिन नो 3' ग्रुप अवेलेबल, क्योंकि इसमें 3' ग्रुप अवेलेबल ही होता है। देखो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, 3' ग्रुप जो है ना वो अवेलेबल होता ही नहीं है, लेकिन एपोप्टोटिक सेल्स में होता है, और जिसकी वजह से वहां पे यू बाइंड होता है और वहां हमें क्या देखने को मिलता है, एडिशन ऑफ यू न्यूक्लियोटाइड्स। नो रेडियो एक्टिविटी और नो फ्लोरेसेंस। अब अगर नॉर्मल सेल है इसमें कोई भी 3' ऐड ही नहीं हो रहा है तो इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, कोई फ्लोरेसेंस नहीं होगा। अपोप्टोटिक सेल्स की बात करें तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन होगा, ऑल साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको बहुत सारा यू ऐसे फॉर्म होगा, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी हाई होगी, फ्लोरेसेंस हमें दिखेगा। तो अगर फ्लोरेसेंस दिख रहा है इसका मतलब वो सेल कैसी है, एपोप्टोटिक है, और जिसमें नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है। देन इज डिटेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसमें क्या होता है,
एक और भी मतलब फोर्थ है ये कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि सेल एपोप्टोटिक है या फिर नहीं है। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, नॉर्मल ईटीसी फंक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है वो नॉर्मली फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है क्रॉस इनर मेम्ब्रेन नॉर्मल, देखो पोटेंशियल अगर मेंटेन है मतलब प्लस आयंस एंड नेगेटिव आयंस अगर बहुत नॉर्मली मेंटेन्ड है इनसाइड द मेम्ब्रेन, तो कोई भी आपको चेंजेस अगर नहीं दिख रहे हैं तो उसमें एपोप्टोटिक सेल्स नहीं हो रहा है। लेकिन अपोप्टोटिक सेल्स में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना वो ऑल्टर हो जाती है। कैसे ऑल्टर होती है? तो देखो आप, नॉर्मल सेल्स में मैट्रिक्स के अंदर होता है नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस होता है आउटर मेम्ब्रेन के पास, मतलब बीच में, ठीक है। H प्लस कैरीड आउट होता है बाहर की तरफ, यहाँ से H प्लस आयंस जो है वो बाहर की तरफ आते हैं और जिसकी वजह से इस वाले एरिया में प्लस आयंस का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर सेल एपोप्टोटिक हो जाती है ना तो यहाँ पे बैक एंड बैक्स चैनल जो है वो क्या करता है, साइटोक्रोम सी जो कि H प्लस का कैरियर है उसको उठा के लेके बाहर चले जाते हैं, साइटोक्रोम में लेके चले गए। अब इसको अगर बाहर लेके आप चले जाओगे तो बताओ यहाँ पे कौन कैरी करेगा, हाइड्रोजन को कौन कैरी करेगा? कोई भी नहीं। जिसकी वजह से H प्लस मतलब जो मैट्रिक्स है उसमें प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। देखो यहाँ हमने देखा कि मैट्रिक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में क्योंकि साइटोक्रोम सी है ही नहीं जो कि कैरी करेगा हाइड्रोजन को बाहर की तरफ, तो प्लस मैट्रिक्स में ज्यादा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ ज्यादा हो जाता है और इसको हम कहते हैं एपोप्टोटिक सेल्स। इसमें होता क्या है बेसिकली कि मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है ना वो चेंज हो जाती है और ईटीसी जो है वो स्टॉप हो जाता है। और इसमें ईटीसी स्टॉप नहीं होता है, इसमें स्टॉप हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखो आप साइटोक्रोम सी जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, हाइड्रोजन को कोई कैरी करने वाला है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप डिटेक्शन ऑफ, तो ये बेसिकली नॉर्मल सेल्स है जिसमें कि नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है और एपोप्टोटिक सेल्स में क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाती है। डिटेक्शन ऑफ ऑल्टर्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब ये रखते हैं कि देखो एक और भी चीज है कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑल्टर्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। पॉजिटिवली चार्ज डाई अगर आप यूज करोगे इसमें तो देखो आप यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ अगर एक्यूमुलेट हुआ इसका मतलब नॉर्मल सेल है। लेकिन अगर यहाँ एक्यूमुलेट नहीं हुआ मतलब पॉजिटिवली चार्ज डाई अगर हम देते हैं तो वो तो यहाँ आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, मैट्रिक्स में तो नहीं आएगा। तो अगर डाई एक्यूमुलेट होता है मैट्रिक्स में तो वो नॉर्मल सेल है। देखो आप, अगर हमने पॉजिटिव डाई का यूज किया है और पॉजिटिव डाई मैट्रिक्स के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्मल सेल है। लेकिन मैट्रिक्स में अगर एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो एपोप्टोटिक सेल्स है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूज ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव डाई। वोल्टेज सेंसिटिव डाई भी होती है। नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर होगी ना तो वो कलरलेस होती है, लेकिन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर ऑल्टर होती है तो वो कलर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्स की। फैक्स का मतलब होता है फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। साइटोमेट्री का हम यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन सेपरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सेल्स यहाँ प्रेजेंट है। फैक्स साइटोमेट्री हमने लिया तो आइडेंटिफिकेशन सेपरेशन एंड डिटेक्शन इसने किया और नॉर्मल सेल्स, नेक्रोटिक सेल्स, अर्ली एपोप्टोटिक सेल्स और लेट एपोप्टोटिक सेल्स मतलब सबको ही ये बता देता है। कैसे बताता है तो देखो आप, नॉर्मल हेल्दी सेल्स जो होंगे ना वो नॉट लेबल्ड होंगे, कोई उसमें कोई लेबलिंग नहीं होगी, वो बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं दे रहा होगा। लेकिन नेक्रोटिक सेल्स अगर है ना तो वो इमिट करेंगे प्रोपेडियम आयोडाइड सिग्नल। प्रोपेडियम आयोडाइड सिग्नल अगर कोई सेल इमिट कर रही है इसका मतलब वो नेक्रोटिक सेल है। अर्ली एपोप्टोटिक सेल अगर कोई है तो इमिट कर रहा है FITC एनेक्सिन 5 सिग्नल, ठीक है। और अगर कोई लेट एपोप्टोटिक सेल है तो इमिट करता है FITC एनेक्सिन 5 सिग्नल एंड प्रोपेडियम आयोडाइड सिग्नल। बहुत इजी है, देखो आप नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल सेल में कोई लेवलिंग नहीं होगी, कोई सिग्नल नहीं जाएगा। नेक्रोटिक उसके बाद आता है, देन अर्ली एपोप्टोटिक, देन लेट एपोप्टोटिक। नेक्रोटिक में क्या होगा, प्रोपेडियम आयोडाइड सिग्नल जो है वो एमिट होगा। अर्ली एपोप्टोटिक में क्या होगा कि FITC एनेक्सिन 5 सिग्नल जो है वो एमिट होगा। लेट में दोनों ही एमिट होंगे, मतलब अगर किसी सेल से एनेक्सिन 5 FITC एनेक्सिन 5 सिग्नल भी आ रहा है और प्रोपेडियम आयोडाइड भी आ रहा है, इसका मतलब है कि वो लेट एपोप्टोटिक है। लेट्स टॉक अबाउट द एपोप्टोसिस। इसमें कैस्पेज का क्या रोल होता है, तो बेसिकली कैस्पेज क्या करते हैं ना, ये एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि क्लीव करते हैं एट स्पेसिफिक स्पार्टिक एसिड। कहीं पे भी अगर स्पार्टिक एसिड उन्हें दिख जाता है तो वहां वो तोड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब कट लगाओ कट लगाओ कट लगाओ फटाफट। सिस्टीन एट एक्टिव साइट, सिस्टीन भी होता है एक्टिव साइट पे, सिस्टीन एट एक्टिव साइट एंड क्लीव्ड आफ्टर एस्पार्टिक एसिड। देखो जैसे कि ये
तो यहाँ एस्पार्टिक एसिड दिख रहा है आपको, यहाँ तो 2 के बाद उन्होंने कट लगा दिया, फिर एस्पार्टिक एसिड दिख रहा है, जहां एस्पार्टिक एसिड खत्म हो रहा है वहां उनको कट लगाना है। सिंथेसाइज इन इनएक्टिव फॉर्म, ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है इनएक्टिव फॉर्म में। देखो कैस्पेसिस में बेसिकली इनएक्टिव ही होते हैं, प्रोकैस्पेसिस के फॉर्म में हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होते हैं इनएक्टिव कैस्पेसिस, और इसी को हम कहते हैं इनिशिएटिव कैस्पेसिस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जाइमोजेंस की। जाइमोजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज जनरली आस्क्ड एंड इट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है ना कि एक्टिवेटेड आफ्टर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, यही जो है ना वो एक्टिवेट होते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के पास, और कैस्पेसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये सब हैं, ये सब जाइमोजेंस है। जाइमोजेंस बेसिकली कौन है, आपसे पूछ सकता है कि कौन है जाइमोजेंस, तो जाइमोजेंस आर कैस्पेसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, यही सब है। इफेक्टर कैस्पेसेस क्या है, इफेक्टर कैस्पेसेस करते क्या है, देखो इनिशिएटर डीएनएस, इनिशिएटर ऑफ डीएनएस, आईकैड, देन न्यूक्लियर लैमिन्स, देन साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, एक्टिन, मतलब इन सबको डिग्रेड करता है बेसिकली। ये सब आपको जो दिख रहा है ना कैस्पेसेस, इन सबको डिग्रेड करता है। आपको याद रखना है और समझना है कि किसको किसको डिग्रेड करता है। ठीक है, जैसे देखो आप, इनिशिएटर ऑफ डीएनएस आईकैड जो कि फ्रेगमेंटेशन को इनहिबिट करता है, उसको भी ये डिग्रेड करता है। न्यूक्लियर लैमिन्स डिग्रेडेशन करता है। साइटोस्केलेटल प्रोटीन जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, अल्फा एक्टिनिन, ट्यूबुलिन, विमेंटिन, इन सब की डिग्रेडेशन करवाता है। गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटॉन डिग्रेडेशन, देन स्क्रैम्बलेज डिग्रेडेशन, पीआरपी1 डिग्रेडेशन और फ्रेगमेंटेशन, सारे का ही डिग्रेडेशन होता है यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट कि कैस्पेसेस इन्वॉल्वड है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में कौन कौन से कैस्पेसेस इन्वॉल्वड है, देखो इनिशिएटर कैस्पेसेस होते हैं, कैस्पेस 2, 8, 9 एंड 10, देन इफेक्टर कैस्पेसेस होते हैं जो कि कैस्पेस 3, 6 एंड 7। दो तरह के कैस्पेसेस होते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, इनिशिएटर कैस्पेसेस होते हैं कैस्पेस 8 या फिर 10। इंट्रिंसिक पाथवे में कौन सा इनिशिएटर कैस्पेसेस होते हैं, तो कैस्पेस 9 या फिर 2। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि है नॉट ऑल कैस्पेसेस इन्वॉल्वड इन एपोप्टोसिस। अभी एपोप्टोसिस में आपको ऐसा लग रहा होगा कैस्पेस जहां भी होगा वो एपोप्टोसिस ही करवाएगा या फिर काटेगा ही, लेकिन नहीं, सारे कैस्पेसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं एपोप्टोसिस में। कैस्पेस 1 जो है वो आईसी इंटरलेकिंग 1 कन्वर्टिंग एंजाइम, वो इन्फ्लेमेशन करवाता है कैस्पेस 1 का, 4 का एंड 5 का। देन देयर इज प्रोकैस्पेस जो कि क्लीव करता है, देन इनिशिएटर कैस्पेस रिलीज होता है, देन इफेक्टर प्रोकैस्पेस, देन इफेक्टर कैस्पेस एक्टिव होता है एंड देन एपोप्टोसिस होती है।